समर्थकों की भीड़। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मुख्तार को कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया गया। मुख्तार के जनाजे में बड़ी संख्या में समर्थक भी दिखाई दिए। बता दें कि आखिरकार अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम मुख्तार अंसारी, जो कि अब मिट्टी में दफन हो चुका है, सुपुर्द खाक कर दिया गया है। और मुश्तैनी घर, जहां पर ये कब्रिस्तान, कालीबाग, जहां पर दफनाया गया है मुख्तार अंसारी को। तो बता दें कि मुख्तार के जनाजे में बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ भी देखने को मिली। हालांकि आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है और लगभग 9 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई। 19 सालों से लगभग 2005 से ही मुख्तार अंसारी जेल में बंद था और वहीं से वो इस अपराध की दुनिया को चला रहा था। लेकिन सत्ता पलटने के बाद मुख्तार अंसारी के अपराध की दुनिया पर जो कब्जा था वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा और हुआ ये कि मुख्तार अंसारी बीमार भी रहने लगा और आखिरकार कार्डियक अरेस्ट से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी वक्त की है जब सुपुर्द खाक किया गया मुख्तार अंसारी को, उसी प्रक्रिया के दौरान की। बता दें कि परिवार के लोग इस दौरान मौजूद रहे। हालांकि मुख्तार अंसारी की बीवी की अगर बात करें, अफशा अंसारी, जिसको लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि वो मुख्तार अंसारी के जनाजे के वक्त वहां पर पहुंच सकती हैं, लेकिन वहां से अफशा अंसारी गायब दिखाई दी। तो विनय और सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। विनय, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगी। मुख्तार अंसारी, जिसको आखिरकार दफना दिया गया है, बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ मुख्तार अंसारी के जनाजे में देखने को मिली है, लेकिन वहीं बहुत सारे सवाल भी मुख्तार अंसारी के परिवार के मन में हैं और वो सवाल उठाए भी जा रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि किस वजह से मौत हुई है, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब अगर मुख्तार अंसारी के घर की बात करें तो वहां क्या कुछ असर देखने को मिलने वाला है और अभी जनाजे के बाद में, दफन करने के बाद में अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? सबसे पहले तो वो दिखाइए। देखिए, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये कब्रिस्तान की जगह है और कब्रिस्तान के जगह एक तरफ देखेंगे आप तो ये फोर्स तैनात है, दूसरी तरफ देखेंगे तो लोग जो है जनाजे की तरफ जा रहे हैं। ये इनके कब्रिस्तान के अंदर जा रहे हैं, वहाँ जो है उनको मिट्टी देने के लिए जा रहे हैं, जहाँ उन्हें जो है आज दफन किया गया है वहाँ लोग पहुँच रहे हैं और वहां से लोग मिट्टी दे, काफी तादाद में लोग जनाजे में शामिल हुए थे। अब मिट्टी देने के बाद अब वो अंदर से निकल रहे हैं। काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और इस दौरान आज पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि भीड़ जो है अनियंत्रित हो चुकी थी, भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी थी। पुलिस जो है भीड़ को कई रूटों में डाइवर्ट किया, लेकिन जो गलियों का सहारा लेके, जो उनके समर्थक थे, गलियों का सहारा लेके लगातार जो है भीड़ बढ़ गई और अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस दौरान कुछ लोग हुटिंग भी करते नजर आए, जिसको अभी जब एसपी से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि उनकी वीडियोग्राफी कराई गई है और उनके ऊपर, उनके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई भी की जाएगी। उनको चिन्हित किया जा रहा है। जो हुटिंग करने वाले लोग थे, जो नारेबाजी करने वाले लोग थे, उनकी जो है वीडियोग्राफी कराई गई है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे भी कब्रिस्तान के पास भी जो है अफजाल अंसारी और प्रशासन के बीच में थोड़ा गहमागहमी हुआ था, क्योंकि प्रशासन चाह नहीं रहा था कि बहुत संख्या की भीड़ अंदर जाए और अफजाल अंसारी इसको लेकर आपत्ति जताए, जिसके बाद थोड़ा गहमागहमी हुआ, जिसके बाद उन्होंने आचार संहिता और धारा 144 का उल्लेख किया, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने फिर आग्रह किया। फिर उमर आए, उमर ने खुद लोगों से आग्रह किया कि आप लोग जो है थोड़ा सब्र रखिए, समय मिलेगा, सभी को समय दिया जाएगा और अपने का इंतजार करिए, क्योंकि भीड़ अंदर ज्यादा न हो, किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े, उसको लेकर जो है ध्यान दिया जा रहा था पुलिस की ओर से। तो लगातार जो है पुलिस इस पे काम कर रही थी, किसी भी तरीके का कोई अनहोनी न हो, कोई घटना न घटे, उसको लेकर पुलिस हमेशा अलर्ट मोड पे थी और पहले से ही ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था किस तरह से। चलिए ठीक है विनय, लौटेंगे आपके पास में। सुशांत भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुशांत, सुपुर्द खाक करने के बाद परिवार के लोग वहां से चले गए हैं, लेकिन हालांकि जिस तरीके से विनय बता रहे हैं कि अभी भी भीड़ वहां पर पहुंच रही है मिट्टी देने के लिए।
देखिए, हम आपको ले चलते हैं कब्रिस्तान के अंदर। दरअसल सुपुर्दे खाक तो हो गया है मुख्तार अंसारी का, पर जो लोग आसपास के लोग थे, जो लंबे समय से रुके हुए थे, अब वो मिट्टी देने के लिए मुख्तार अंसारी की कब्र पे जा रहे हैं। हम आपको लेकर चलते हैं मुख्तार अंसारी की कब्र पर, जहां पर कि अभी जो आम लोग हैं, जो यहाँ के जो मुख्तार अंसारी को के साथ में लोग हैं, वो किस तरीके से इस समय मुख्तार अंसारी की जो कब्र है उस पर मिट्टी देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मिट्टी देने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी, उसके बाद से ही लोग लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि मिट्टी देने की बारी उनकी आए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी कब्र पर जो मिट्टी देते हुए लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, काफी लंबे समय से यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे कि उन्हें कब मौका मिलेगा यहाँ पर आने का, और इसलिए जो गेट के बाहर है वहां पर कुछ हंगामे जैसे आसार भी देखने को मिले। पुलिस भी वहां पर थी, और उसके बाद जब खुद सांसद अफजाल अंसारी सामने आए और उन्होंने कहा कि आपको सबको मिट्टी देने का मौका मिलेगा, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और उसके बाद गेट खोल दिया गया है। अब सभी लोग यहाँ पर आकर के उनकी कब्र पर मिट्टी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक एक करके मिट्टी दे करके वो यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो ये पहली तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का सुपुर्दे खाक जो हो चुका है, और अब यहाँ पर जो उनके चाहने वाले हैं वो उसे मिट्टी देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अब बाहर की तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर जो ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीरें हैं आपका, लेकिन इसी बीच में मैं विनय के पास जाऊंगी। विनय और हमारे जो सहयोगी हैं वहां पर अविनाश भी मौजूद हैं। विनय, देखिए, जाहिर है कि जो आतंक का सबसे बड़ा नाम था मुख्तार अंसारी, खासकर के पूर्वांचल के इलाके का, वो अब खत्म हो गया है, मिट्टी में मिल गया है। और काफी अगर हम पिछले सालों की बात करें, क्योंकि लगभग 18 से 19 साल मुख्तार अंसारी जेल में बंद रहा है, लेकिन जेल से ही शासन करने की कोशिश मुख्तार अंसारी की रही है। लेकिन एक हमने ये भी देखा कि जब बीजेपी सत्ता में आई है और खासकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम मुख्तार अंसारी के साथ में जिस तरीके से जुड़ता रहा है, क्योंकि ये जो लड़ाई है इसके लिए हम 18 साल पीछे जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि आखिर किस तरीके से ये कहीं ना कहीं एक मंशा थी, उद्देश्य था, और ये निर्णय था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि इस तरह के अपराध को खत्म कर देना है जड़ से, और वो अब हमें धीरे धीरे से देखने को मिल रहा है। देखिए, अपराध का अंत हुआ और आज जो है मुख्तार अंसारी को मिट्टी में जो है दफन हो गए। लेकिन बात की जाए, हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता अविनाश जी भी हैं। अविनाश जी, अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई तो बांदा से जब वो निकले, बांदा से लेकर गाजीपुर तक का जो सफर रहा, आपने 2-3 दिन लगातार कवरेज भी किया, तो सबसे खास बात क्या रही? और बात किया जाए तो एक अपराध का जो कहा जाता था, मुख्तार अंसारी जो है जेल से ही अपने गैंग को संचालित करता रहा, और अपने पूरे अगर बात की जाए तो 8 राज्यों में इनके मुकदमे दर्ज थे, 65 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। लेकिन बीजेपी के आने के बाद जो है कार्रवाई शुरू हुई। बिल्कुल विनय, आपने सही कहा। देखिए, आज एक ऐसे अध्याय का अंत हुआ है जिसकी चर्चा आने वाले कई सालों तक चलती रहेगी। और देखिए, जहां तक सवाल बांदा से लेकर यहां तक के सफर का रहा, तो मुझे याद है कि जब हम लोग परसों रात में बांदा पहुंचे तो उस वक्त चूंकि हाँ, स्थिति तो साफ हो गई थी कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, और मुख्तार अंसारी के परिजनों का वहां पर इंतजार किया जा रहा था, भाई का, बेटियों का। हालांकि उमर अंसारी वहां जरूर पहुंचा, लेकिन अफजाल अंसारी नहीं पहुंच पाए, चूंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और बाद में सिबकतुल्लाह अंसारी के बारे में भी जानकारी आई कि उनकी भी तबीयत खराब होने की वजह से वो लोग बांदा नहीं जा सके। देखिए, पोस्टमार्टम में जब कल पोस्टमार्टम वहां पर चल रहा था तो चूंकि हम लोग वहां पर मौजूद थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पोस्टमार्टम के दौरान चूंकि पहले 5 डॉक्टरों का एक पैनल तैयार किया गया था, लेकिन बाद में उमर अंसारी की तरफ से वहां के बांदा के डीएम को एक पत्र लिखा गया, और उस पत्र में ये मांग की गई थी कि एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराया जाए और बाकायदा एक पैनल वहां पर। लेकिन वो संभव इसलिए नहीं था क्योंकि अगर उस प्रक्रिया को संचालित करने की कोशिश की जाती तो उसमें 1 दिन का और समय लग जाता। तो जिला प्रशासन की तरफ से उमर अंसारी को समझाया गया, लेकिन जो पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया थी, जो सुबह 8 बजे शुरू होनी थी, वो तकरीबन 12 बजे के बाद शुरू हुई। चूंकि हम लोग सुबह से वहां पर इकट्ठा मौजूद थे, जो पीएम हाउस था। शाम में चूंकि पोस्टमार्टम होने के बाद और वहां से जब काफिला चला तो तकरीबन 8 घंटे का वक्त लगा। एक जगह सिर्फ काफिला रोका गया था, हंडिया में, और सोचिए कि तकरीबन 450 किलोमीटर की दूरी है बांदा से। अगर हम मोहम्मदाबाद की बात करें तो तकरीबन 30 से 35 गाड़ियां थी, उसमें मीडिया कर्मियों की भी गाड़ियां थी, पुलिस की गाड़ियां थी, प्रशासन की गाड़ियां थी, और मुख्तार अंसारी की फैमिली के परिवार जो लोग थे उसमें उमर अंसारी और अब्बास अंसारी की पत्नी थी निकत अंसारी, उनकी गाड़ी पीछे चल रही थी। तो ये पूरा कह सकते हैं कि कल जब लाया गया, लेकिन जब यहाँ आने के बाद, चूंकि आज आपने भी देखा कि जो तादाद देखी आपने लोगों की और देखिए मोहम्मदाबाद
वो इलाका रहा है जिस इलाके में अंसारी फैमिली की बात करें तो पिछले कई सालों से अंसारी परिवार का एक राजनीतिक रसूख रहा है। चाहे हम अफजाल की बात करें, अफजाल अंसारी की बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें, जो सबकतुल्ला अंसारी के बेटे हैं मन्नू अंसारी, चूंकि वो यहीं से विधायक हैं। हाँ, एक यहाँ से कृष्णानंद राय भी विधायक रहे, उनकी पत्नी भी विधायक रही, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में चूंकि अलकारा यहाँ से चुनाव हार गई थी, तो ये तो सियासी बात हुई। लेकिन देखिए, अब चूंकि सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी का जो रुतबा था इस पूरे इलाके में, क्या अंसारी फैमिली, मुख्तार अंसारी के जाने के बाद क्या अंसारी फैमिली उस रुतबे को कायम रख पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि चूंकि बात की जाए अगर तो इस पे सियासत भी हो रही है, सियासत भी गर्म हो गई है कि आरोप भी लगाए जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से आरोप भी लगाया गया कि जहर देने का आरोप लगाया। विपक्ष भी जो है लगातार इस पे सियासत कर रहा है। तो हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है इसमें स्पष्ट हो गया कि कार्डियक अटैक की वजह से ही मौत हुई है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज विनय ये भी है कि जो न्यायिक जांच का आदेश इसमें दिया गया है उसमें मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। और जब कल पोस्टमार्टम वहां पर चल रहा था तो मजिस्ट्रेट ने जो टीम थी, जो 5 डॉक्टरों का जो पैनल था, उसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स थे, तो उनको निर्देशित किया गया कि मुख्तार अंसारी का जो विसरा है, विसरा सुरक्षित रखा जाए। विसरा को इसलिए सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी इंसान को अगर पॉइजन दिया जाता है, जहर दिया जाता है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कहीं से मान लीजिए कहीं से चूक हो जाती है तो जो विसरा होता है, विसरा को चूंकि फॉरेंसिक में भी भेजा जाता है और उसमें चूक होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। तो ये तो चूंकि साफ हो जाएगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक एक चीज सामने आएगी और विसरा रिपोर्ट सामने आएगी कि क्या पूरा मामला था। हालांकि देखिए, मुझे याद है कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले जब बाराबंकी वाले मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी हुई थी कोर्ट में वर्चुअली, तब मुख्तार अंसारी ने जज से कहा था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। हालांकि जेल प्रशासन की तरफ से उस चीज को खारिज किया गया। हालांकि बाद में प्रशासनिक कार्रवाई की गई, वहां के एक डिप्टी जेलर को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन देखिए, ये जो पूरा प्रकरण चला और चूंकि जो एक ऑडियो वायरल हुआ, आपने वो ऑडियो सुना होगा, उसमें मुख्तार अंसारी की आवाज है, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की आवाज है और अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी की आवाज है। उसमें उस ऑडियो को सुनने से साफ हो जाता है कि मुख्तार अंसारी की जो आवाज थी, चूंकि आमतौर पर मुख्तार अंसारी को एक रौबदार व्यक्ति के तौर पर जाना जाता था, मूंछों पर ताव देने वाला व्यक्ति, लेकिन उस ऑडियो में अगर कोई भी उस ऑडियो को सुनता तो समझा बिल्कुल डाउन हो चुका था। क्योंकि उस ऑडियो में बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि मैं उठ नहीं पा रहा हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। तो देखिए, चूंकि जांच का विषय है और जो न्यायिक टीम गठित की गई है, माना जा रहा है कि न्यायिक टीम की जो रिपोर्ट है बहुत जल्द सबके सामने होगी। देखिए, इस पे एक और बात कहना चाहूंगा कि इस पे सियासत भी गर्म हो चुकी है, क्योंकि सपा के विधायक और पूर्व मंत्री भी यहाँ पहुंचे थे और शहाबुद्दीन के बेटे भी यहाँ पहुंचे हुए थे। बिहार से शहाबुद्दीन के बेटे भी यहाँ पहुंचे थे। तो क्या इसको सियासत से जोड़ा जा रहा है, इस पूरे मुद्दे को गर्म किया जा रहा है? एक्चुअली इसमें है क्या विनय कि अभी लोकसभा चुनाव होना है और पूर्वांचल का ये वो बेल्ट है गाजीपुर जो सियासी रूप से बहुत प्रबुद्ध माना जाता है, जिसे हम बौद्धिक तौर पर कह सकते हैं कि बहुत आगे माना जाता है। और चाहे हम गाजीपुर की बात करें, आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, तो 3 ऐसे जिले थे जहां पर कह सकते हैं कि एक खास वर्ग में मुख्तार अंसारी का प्रभाव बहुत ज्यादा था। और अक्सर देखा जाता था कि न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि मुख्तार अंसारी की फैमिली यहाँ के चुनाव को प्रभावित करती थी राजनीतिक रूप से। तो जाहिर सी बात है कि इस चीज को, चाहे हम विपक्ष की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, विपक्ष चूंकि साफ तौर पर जिस तरीके से एक्स हैंडल पर ट्वीट आए, देखिए पक्ष विपक्ष में दोनों चीजें चल रही है, लेकिन इस पर सियासत रुकेगी नहीं रुकेगी, कौन पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है, कौन माइलेज नहीं लेना चाहता है, ये तो बात की बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर हम मोहम्मदाबाद की बात करें, गाजीपुर की बात करें, आसपास के कुछ विधानसभा सीटों की बात करें और खासतौर पर देखिए घोसी जहां से अब्बास अंसारी चुनाव लड़ चुके हैं, मऊ सदर जहां से अब्बास अंसारी मौजूदा समय में सुभाषपा के टिकट पर विधायक हैं, चूंकि ये सीटें आने वाले समय में बहुत कुछ डिसाइड करने वाली हैं। अगर बात की जाए, आपने जिक्र किया जैसे 2024 लोकसभा चुनाव का जिक्र किया आपने, तो मुख्तार अंसारी की मौत का असर, ये अगर बात की जाए तो पूर्वांचल के कुछ लोकसभा सीटों पे असर दिखाई देगा? देखिए, वोट पोलराइज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज आपने जो संख्या देखी मोहम्मदाबाद में, इस संख्या को देखकर आप समझ सकते हैं कि निश्चित तौर पर वोट पोलराइज होगा और इसका असर न सिर्फ मोहम्मदाबाद में देखने को मिलेगा, बल्कि अगर हम गाजीपुर की बात कर लें, आजमगढ़ की बात कर लें, मऊ की बात कर लें,
बगल का जिला चंदौली माफ करिएगा बलिया है, उसकी बात कर लें, बनारस की बात कर लें, तो बनारस की अगर बात की जाए तो बनारस में 2 बार मुख्तार अंसारी ने चुनाव भी लड़ा था और एक बार 2009 में जब चुनाव उन्होंने लड़ा था तो बहुत कम वोटों से हारे थे। तो क्या 16-17 हजार वोट से हारे थे, उसमें मुरली मनोहर जोशी उनके सामने थे। अब इस बार जो है चुनाव ये समझिए कि वोट जो है एक तरफ से पोलराइज नहीं होगा, जो वोट होगा दोनों तरफ से पोलराइज होगा, क्योंकि चूंकि देखिए अगर हम इस जिले की बात करें, चूंकि गाजीपुर का मैं भी रहने वाला हूं, तो बहुत सारी चीजों को यहाँ की चीजों को समझता हूं, तो वोट दोनों तरफ से पोलराइज होता है और जैसे जैसे इलेक्शन चढ़ता है तो जो ये चीजें होती है और तेज होती जाती हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा वाकया हुआ है, ये जो पूरा मामला हुआ है, इस वाकये का असर निश्चित तौर पर अगले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, खास तौर पर जो 3 से 4 सीटें हैं पूर्वांचल की, जो काफी प्रमुख सीटें मानी जाती हैं इन सीटों पर। अगर हम बात करें मऊ की सीट जो मुख्तार अंसारी का गढ़ रहा है, मऊ जो घोसी लोकसभा क्षेत्र में आता है, इस बार वहां से बीजेपी ने अपने सहयोगी दल को दिया है, तो उस सीट की अगर बात करें हम तो उस पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए घोसी की अगर बात की